नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के वीकली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सप्ताह भर की प्रमुख खबरें रही हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करें, देख लें कि कौन कौन सी खबरें हैं, किन पर हमें बात करनी है। तो कुल ये जो खबरें हैं 6 हैं। मुद्रा लोन योजना की सीमा में वृद्धि की गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। शिक्षा पर चीन और जापान जैसे देशों से अधिक भारत व्यय कर रहा है, भारत की तारीफ हुई है, इस बात को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। बायजूस और जो बीसीसीआई के बीच समझौता हुआ था, उस समझौते को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, इस पर बात करेंगे। पाम भुगतान तकनीक क्या है और इससे संबंधित कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, मुख्य परीक्षा में या फिर प्रारंभिक परीक्षा में कहाँ से पूछे जा सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इजराइल एशियाई विकास बैंक का नया सदस्य बना है, तो इस पर चर्चा होगी। और बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मुद्रा लोन के बारे में। देखिए, मुद्रा लोन योजना की सीमा में वृद्धि की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने लोन योजना के तहत जो लोन दिया जा रहा है उस सीमा में वृद्धि किया है। आप ऐसे कह सकते हैं, एक क्लॉज इसमें शामिल किया गया है और क्लॉज में ये किया गया है कि 10 लाख से बढ़ा करके जो पहले यहाँ लोन दिया जा रहा था उसकी सीमा को बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। अब ये 20 लाख किसके लिए किया गया है और क्यों किया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। शिशु की बात कही गई है, शिशु, किशोर और यहाँ तरुण। जैसे बच्चे को आप देखते हैं, बच्चा, ठीक है, नवजात शिशु होता है, फिर उसके बाद शिशु होता है, फिर उसके बाद वो किशोर होता है और फिर तरुण यानी कि युवा होता है। उसी तरह से जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया गया है और सरकार उनको बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान कर रही है ताकि वह अपना विकास कर सकें। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट कर सके, आगे की अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कर सके। तो इसी के लिए जो तरुण है, तरुण के तहत जो ऋण की सीमा थी उस ऋण की सीमा को बढ़ा करके यानी कि 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। अब ये जो बातें आप लोगों ने यहाँ पर समझा है बिना किसी गारंटी के, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जब भी आप ऋण लेते हैं तो बैंक आपसे कोई ना कोई गारंटी मांगता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप बैंक से ऋण लेने जाते हैं तो बैंक ये कहता है कि आपको यदि 10 लाख का ऋण लेना है तो 10 लाख के बराबर, सामान्य स्थिति में मान करके चल रहे हैं, 10 लाख के बराबर कुछ एसेट या उसका आप कागजात हमारे पास रखें। वो उस स्थिति के लिए है कि यदि आप ऋण का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो उससे जो आपने संपत्ति का कागज़ रखा है, जैसे आपने अपनी ज़मीन का कागज़ बैंक को दिया और उसकी वैल्यू, सामान्यतः ऐसा होता है कि अगर 12 लाख की वैल्यू का कागज़ है तो उसे हम सिक्योरिटी कह रहे हैं, वो बैंक को आपने दिया, बैंक ने उसके बदले आपको 10 लाख का ऋण दे दिया। अब यदि किसी कारणवश आपने भुगतान नहीं किया, ऋण का भुगतान नहीं कर पाए, एनपीए की स्थिति हो गई, तो ऐसी स्थिति में बैंक आपके द्वारा दिए गए जो डॉक्यूमेंट हैं उनको नीलाम करके, यानी कि आपकी ज़मीन नीलाम करके और अपना जो धन जो दिया गया है अर्थात ऋण के रूप में दिया गया है उसे वसूल कर लेता है। यहाँ पर कहा गया है कि बिना किसी गारंटी के सरकार ऋण दे रही है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? ताकि इनका विकास किया जा सके। अब इससे संबंधित जो अन्य बातें हैं, घोषणा किसने किया है? तो वित्त मंत्री ने जुलाई 2024-25 के केंद्रीय बजट के एक हिस्से के रूप में इसकी घोषणा किया है। जो वित्तीय सेवा विभाग है उसके अनुसार योजना के तहत नई एक तरुण प्लस श्रेणी शामिल की गई है। तो 3 श्रेणियों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, तो जो तरुण है उसी में तरुण प्लस श्रेणी नई शामिल की गई है और इसमें जो सुविधा दी जा रही है कि उद्यमियों को, ठीक है, पहले 10 लाख दिया जा रहा था, अब यह बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। इसमें पात्र उद्यमी कौन होंगे, अर्थात किसको ये ऋण दिया जा सकता है? तो उन व्यक्तियों को दिया जा सकता है जो तरुण लोन के तहत 10 लाख का ऋण लिए थे और इस 10 लाख के ऋण का भुगतान उन्होंने पहले कर दिया है, तब जाकर के आगे तरुण प्लस के तहत उन्हें 20 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई।
यानी कि एक तरह से आपकी ये जो क्रेडिट रेटिंग है, ये क्रेडिट रेटिंग का काम कर रहा है। अच्छा, पहल के मायने क्या हैं? तो एक मजबूत देश में उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम डेवलप करना है, और सरकार अपनी इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ऐसा कर रही है। सरकार ये दिखाना चाह रही है और सरकार ये कह रही थी कि हम उद्यमिता या उद्यमिता के क्षेत्र में विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, और उद्यमियों को विकास के लिए, आपके खुद के बिजनेस के लिए हम समर्थन दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, तो उसी की प्रतिबद्धता को ये बता रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ें। अब इसमें जो इससे संबंधित प्रमुख बातें हैं, लॉन्च कब किया गया था? तो 2015 में। कार्य क्या है? तो लघु व्यवसाय या उद्यम कह लीजिए, उन उद्यमों को 10 लाख तक का अधिकतम तरुण के तहत, यहाँ पर कहा गया है कोलेट्रल फ्री, जो मैंने आपसे कहा था बिना किसी जमानत के ये ऋण दिया जा रहा है, तो संस्थागत ऋण है। कौन कौन से बैंक इसमें ऋण दे सकते हैं? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एनबीएफसी, जिन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था कंपनियां कहा जाता है, वो भी ऋण दे सकती हैं। ऋण का उपयोग किन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है? तो विनिर्माण उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, सेवा क्षेत्र के लिए और कृषि में आय अर्जक गतिविधियों के लिए इस ऋण का उपयोग किया जा सकता है। आगे, अभी तक इसके तहत 3 तरह के श्रेणी बनाए गए थे। शिशु के तहत 50, ठीक है, 50,000 रुपये तक का, और किशोर के तहत 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक के बीच का ऋण दिया जा रहा था। तरुण के तहत जो प्रावधान था, 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का ऋण दिया जा रहा था। अब इसमें कर दिया गया है तरुण प्लस में कि आप 10 लाख नहीं, आप 20 लाख तक का ऋण ले सकते हैं, बशर्ते आपने ये जो 10 लाख रुपया है आपने ऋण लिया हो, पहले उसे चुकता कर दिया हो, तब आप इसके पात्र माने जाएंगे। ठीक है, चलिए, शिक्षा पर चीन और जापान जैसे देशों से अधिक खर्च कर रहा है भारत। तो विश्व शिक्षा सांख्यिकी पर यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, और उस रिपोर्ट में भारत का जो शिक्षा बजट है उस शिक्षा बजट को लेकर के ये कहा गया है कि बहुत अच्छा कर रहा है भारत, अपने पड़ोसी देशों से भी अच्छा किया है, अर्थात अलॉटमेंट जो किया गया है, आवंटन किया गया है, वो बेहतर है, और इसी बात को लेकर के भारत की सराहना की जा रही है। चूँकि शिक्षा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट है, और इसलिए शिक्षा पर खर्च किया करने के को लेकर के, या शिक्षा पर जो सरकार आवंटन किया है, ठीक है, उसको लेकर के बातें कही गई हैं। तो भारत का जो शिक्षा बजट है वो क्या है? भारत का अपने पड़ोसियों की तुलना में अधिक निवेश किया है, अर्थात जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, अर्थात कुल जो हमारी जीडीपी है उस जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सरकारी व्यय है, सरकारी व्यय के संदर्भ में भी देखा जा रहा है कि सरकार जो व्यय कर रही है उस सरकारी व्यय का कितना प्रतिशत है जो शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। तो 2 बातें हैं, एक तो जीडीपी का कितना प्रतिशत आप खर्च कर रहे हैं, दूसरी बात सरकार जो व्यय कर रही है उस व्यय का कितना शिक्षा पर खर्च किया गया है, अर्थात आवंटन किया गया है। दोनों ही संदर्भों में अपने पड़ोसियों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2015 से लेकर के 24 के बीच अपनी जीडीपी का लगभग 4.1% से 4.6% शिक्षा के लिए आवंटन किया गया है या अलॉट किया गया है। शिक्षा बजट में जो आवंटन किया गया है, अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि शिक्षा फ्रेमवर्क फॉर एक्शन की तरफ से निर्धारित जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड हैं उन मानदंडों के अनुकूल है। अब सवाल ये भी उठता है कि ये मानदंड कौन से हैं और ये जो शिक्षा 2030 फ्रेमवर्क है ये क्या कहता है। इसका मतलब ये है कि SDG जो 17 हैं, इसमें जो चौथा आप देखेंगे यहाँ पर दिखाई देगा, आगे चल करके अभी उसको देखेंगे, देख लीजिए। क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है, और क्वालिटी एजुकेशन तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब सरकार इस दिशा में पहल करे। सरकार ने इसी दिशा में, चूँकि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है, अचीव करना है, तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है। यहाँ पर देख लें
कि शिक्षा 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन की तरफ से निर्धारित जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड हैं उन्हीं मानदंडों के अनुरूप किया गया है। शिक्षा 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में सिफारिश क्या की गई थी, तो देश मतलब जो इसमें देश शामिल हैं वो अपनी जीडीपी का 4 से लेकर के 6% शिक्षा पर खर्च करेंगे। तो भारत ऐसा कर रहा है, ठीक है। भारत 2015 से लेकर के 24 के बीच शिक्षा पर सरकारी बजट 13.5 से लेकर के 17.2% के मध्य खर्च कर रहा है, अर्थात उस सीमा के ये अनुरूप है। इसके साथ साथ सरकारों को अपने सार्वजनिक व्यय का, जो सरकार व्यय करती है तो सार्वजनिक व्यय उसको कहा जाता है, तो सार्वजनिक व्यय यानी कि 15 से लेकर के 20% एजुकेशन के लिए अलॉट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें कहा गया है शिक्षा 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में। तो भारत सरकार ने अपने उन्हीं दायित्वों को पूरा किया है और उन्हीं मानदंडों के अनुरूप कार्य किया है। आगे बढ़ें तो विश्व शिक्षा सांख्यिकी पर यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं एसडीजी को प्राप्त करने के संबंध में, विशेष रूप से एसडीजी 4 की बात की जा रही है, हम लोगों ने पहले देख लिया। समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में ये बात करता है। कुछ और बातें इसी से संबंधित, शिक्षा पर जो ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट रही है उस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उसके अनुसार जो मध्य और दक्षिण एशियाई देश हैं उनकी तुलना में भारत ने जीडीपी प्रतिशत के रूप में और जो सरकारी व्यय है जिन्हें सार्वजनिक व्यय कहा जाता है उनमें भारत ने अच्छा पहल किया है, अच्छा काम किया है। यह शिक्षा और औसत निवेश में गिरावट की ग्लोबल ट्रेंड के विपरीत है, अर्थात भारत ने बेहतर काम किया है। नेपाल और भूटान की बात करें तो नेपाल और भूटान सहित जो दक्षिण एशियाई देश हैं, चूँकि भारत भी दक्षिण एशिया में आता है इसलिए दक्षिण एशियाई देशों की बात की जा रही है, अपने जीडीपी का लगभग कितना, तो 4 से लेकर के 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो ऐसे देश खर्च और रिसोर्स अलॉटमेंट, रिसोर्स अर्थात कैसे रिसोर्सेज आप उपलब्ध करा रहे हैं जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके, शिक्षा दी जा सके, तो यहाँ पर खर्च की भी बात की जा रही है। और जो रिसोर्सेज हैं उनके जिन्हें आप हिंदी में संसाधन कहते हैं, अलॉटमेंट दोनों के मामले में ये पिछड़ रहे हैं। कौन कौन से, तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान जैसे देशों की बात की जा रही है। शिक्षा पर देशों का जो कुल खर्च हो रहा है, जो खर्च का ट्रेंड है उसके बारे में बात कर लें तो कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में विश्व औसत में गिरावट आई है। मध्य और दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो 2010 के दशक की तुलना में अधिक निवेश किया है। वर्ष 2022 में मध्य और साउथ एशिया की बात करें तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर भारत का खर्च ज़्यादा रहा है, अधिक रहा है। निम्नलिखित में से कम रहा है, 2022 की बात कर रहे हैं तो किससे कम रहा है, भूटान से कम रहा है, कजाकिस्तान से कम रहा है, मालदीव से आगे रहा है, मालदीव से भी कम रहा है, तजाकिस्तान से भी कम रहा है और उज्बेकिस्तान से भी कम रहा है। किसका, तो भारत का खर्च कब बात की जा रही है, तो वर्ष 2022। आगे बढ़ें, पूरे एशिया की तुलना में भारत का जो व्यय है वो चीन और जापान जैसे देशों से भी अधिक है। वैश्विक स्तर की तुलना की जाए तो शिक्षा पर जो सार्वजनिक व्यय किया जा रहा है, जो सरकार के द्वारा किया जाता है, विश्व औसत में गिरावट आई है, ये चिंताजनक विषय है। 2010 की बात करें तो 13.3% से घट करके 2022 में यह 12.5% हो गया है। कोविड-19 के दौरान भी इसमें कमी आई है, अर्थात शिक्षा पर जो सार्वजनिक व्यय या जीडीपी के रूप में व्यय किया जाना चाहिए था उसमें कमी आई है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगली न्यूज है बायजूस, जो एडुटेक कंपनी है। एडुटेक कंपनी का मतलब होता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग। तो इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा एक और फिनटेक नाम आता है। तो फिनेंस के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है उसे हम कहते हैं फिनटेक। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल का मतलब ये है कि जो यूपीआई के माध्यम से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं 24/7 आपके हाथ में, आपके सिंगल क्लिक पर जो पेमेंट या बैंकिंग व्यवस्था उपलब्ध है, इसी को कहा जा रहा है कि यह फिनटेक है। एडुटेक की बात करें, एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, जैसे ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, माइक, ठीक है, इंटरनेट, कंप्यूटर, और इन सब के माध्यम से घर बैठे आप
एप्लीकेशन के माध्यम से या यूट्यूब पर अपने मोबाइल में शिक्षा या एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये क्या है? एडुटेक है। ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग। तो बायजूस एक एडुटेक है और एडुटेक को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है और विवाद ये लंबे समय से चल रहा है। इसको लेकर के कौन सी खबर आई है और क्या हमें समझना है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT, ठीक है, का आदेश पलट दिया है और इससे बायजूस पर दिवालिया कार्यवाही शुरू हो सकती है। अब दिवालिया कार्यवाही क्या शुरू हो सकती है, इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल दिवालिया का मतलब है कि कोई व्यक्ति हो या कोई कंपनी हो। दिवालियापन कोई व्यक्ति हो या कंपनी, दोनों हो सकता है। मान लीजिए उसकी कुछ वित्तीय देयताएं हैं, फिनेंशियल लाइबिलिटी हैं, अगर उसे वो पूरा नहीं कर पाए तो उसे दिवालियापन कहते हैं। तो आप लोगों ने IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड पढ़ा होगा 2016 के बारे में, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा या चर्चा किया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुना ज़रूर होगा। अब ये दिवालियापन तो आप लोगों ने समझ लिया। मान लीजिए बायजूस ने किसी बैंक से ऋण लिया है और वो ऋण नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी है उसकी, नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी है, बायजूस जो कंपनी है, उसकी लाइबिलिटी 100% है, यानी कि 100 रुपये की है। 100% का मतलब यहाँ पर 100 रुपये से है, माफ़ कीजिएगा, 100 रुपये की लाइबिलिटी है और उस कंपनी की जो एसेट है वो मात्र 80 रुपये की है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि लाइबिलिटी ज़्यादा है और उसकी एसेट कम है। अब जो मैंने बैंक करप्ट के बारे में कहा, तो जब दिवालियापन की बात होती है, यानी कि वो अपनी लाइबिलिटी को पूरा नहीं कर सकता, देयताओं को पूरा न कर पाए, तो उसे दिवालियापन तो कहते हैं। लेकिन जब बैंक करप्ट की बात आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कंपनी या व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, तो उसके बाद वो जो संस्था है, उस संस्था ने जिस वित्तीय संस्था से या जिसके प्रति भी उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए या अपने ऋण को वसूलने के लिए जब वो कार्यवाही करती है या वसूली करना शुरू करती है, तो उसे बैंक करप्ट कहा जाता है। अब बैंक करप्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि बैंक करप्ट की जो कार्यवाही शुरू हो गई है तो वो पूरी ही होगी। हो सकता है कि उससे पहले भी दोनों के मध्य, जो देने वाला है और जो लेने वाला है, दोनों के मध्य समझौता हो गया और जो बैंक करप्ट की कार्यवाही है वो वहीं पर रोक दी जाती है। अब सवाल ये भी आता है कि जो बैंक करप्ट है, इसको पूरा करने के लिए, यानी कि कार्रवाई या वसूली की कार्रवाई शुरू करने का तरीका क्या है? तो एक तरीका है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब ये है कि थोड़े समय के लिए, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मेरी मान लेते हैं एक्स नामक कंपनी है जो कि एलन मस्क की है ना। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक्स नामक कंपनी है। मैंने क्या किया कि इस कंपनी के लिए, कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने, एक ये बैंक है, ठीक है, इस बैंक से मैंने 10 या 100 मान लेते हैं, जब मानना ही है तो क्या दिक्कत है, 100 CR मान लेते हैं, है ना। इतना मैंने बैंक से ऋण लिया और जब ऋण लिया तो एक समय के बाद अब मैं इस ऋण को चुका नहीं पा रहा हूँ, यानी कि मेरी लाइबिलिटी एसेट से ज़्यादा हो गई है। और जब ऐसी स्थिति आ गई है तो बैंक ये क्या कहेगा कि भाई एक काम करो, ये जो आपकी कंपनी है ना, मैं इसको बेच करके, इसका लिक्विडेशन करके मैं अपना ये वाला अमाउंट निकालूंगा। तो बेचने का मतलब क्या है, इसको नीलाम करेगा और नीलाम करेगा तो उससे उसको पैसा मिलेगा, जितना उसने जो भी लगाया है, जो भी नीलामी में मिल जाए, तो इसको कहा जाता है लिक्विडेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका है कि बैंक इनसे ये कहे, आपस में समझौता हो जाए और ये कह दे कि काम करो भैया, जो ये टोटल है ना, आप इसमें से 100 बनता है, 100 पर जो ब्याज बनता है ना, 100 CR पर आप ब्याज मत दो, ठीक है। और एक काम करो, इसको टुकड़ों में आप पेमेंट कर दो। इसको कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। या आपको एक बार में देना है, हो सकता है कि आपको 5 वर्ष में इसे चुकाना है। एक काम करो, इसको 5 नहीं, आप 10 वर्ष में दे देना।
लेकिन दे जरूर देना, इसको कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। ये क्या कर दिया गया, लोन को रीस्ट्रक्चर अर्थात उसके स्ट्रक्चर को दोबारा डिसाइड कर दिया गया। हो सकता है कि इस पर जो इंटरेस्ट मिलने वाला था, इंटरेस्ट वो बैंक या वो संस्था छोड़ दे या व्यक्ति छोड़ दे, तो दो तरीके से हो सकता है। अब ये पूरा मामला क्या है, उस मामले को समझ लीजिए। इन्होंने क्या किया था, बायजूस ने अपना प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी जो कंपनी है एडोटेक कंपनी, इसका वैश्विक ग्लोबल लेवल पर प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने बीसीसीआई जो है बीसीसीआई के साथ समझौता किया और समझौते के आधार पर इन्होंने स्पॉन्सरशिप के लिए उनको सहमत कर लिया। अर्थात जो खिलाड़ी हैं इनके इस लोगों के साथ टी शर्ट पहनेंगे, लेकिन उसके लिए समझौता ये भी हुआ था कि बायजूस उनको कुछ पे करेगा। ऑब्वियस सी बात है, स्पॉन्सरशिप है तो वो पे करेंगे, पे करने के लिए समझौता हो गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बायजूस इस कार्य को पूरा नहीं कर पाया। जो इसकी लाइबिलिटी थी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी किसके प्रति, बीसीसीआई के प्रति, उसको ये पूरा नहीं कर पाए। बीसीसीआई ने इनके समझौते को रद्द कर दिया और दूसरे को दूसरा टी शर्ट मतलब जो क्रिकेट टीम है उसको पहनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये हुआ कि भैया आपने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस आपने पूरा नहीं किया है और इसलिए आपको 158 सीआर के आसपास आपको देना पड़ेगा। ये मामला गया एनसीएलटी के पास, नेशनल, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। और ये जो कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, कंपनियों से संबंधित मामलों को देखता है और 2013 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका गठन किया गया और कंपनियों के दिवालिया होने से संबंधित जो मामले हैं उन मामलों को एनसीएलटी देखता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब कार्य क्या करता है, जैसा कि मैंने कहा कि कंपनियों से संबंधित मुद्दों को देखता है। अब ये इन्होंने निर्णय दिया, एनसीएलटी ने निर्णय दिया कि जो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनती थी, यानी कि बायजूस की फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनती थी बीसीसीआई के प्रति, उसे आप पूरा करिए। नहीं पूरा करने की स्थिति में ये कहा गया एनसीएलटी के तरफ से कि आपकी कंपनी का लिक्विडेशन किया जाएगा, क्योंकि अब आप दिवालिया हो गए हो, आप अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी को पूरा नहीं कर पाए हो। तो मैंने आपको दिवालियापन वाला जो एग्जाम्पल है वो बता दिया था, दिवालियापन किसको कहते हैं, ठीक है। यह भी हो सकता है कि कंपनी या व्यक्ति अपने आप को खुद ही दिवालिया घोषित कर दे या एनसीएलटी के द्वारा घोषित कर दिया जाए। तो एनसीएलटी ने कहा कि अब जो बायजूस कंपनी है इनका लिक्विडेशन किया जाएगा, यहां तक मामला बन गया। लेकिन जब ये लिक्विडेशन की बात आई तो एक क्लॉज यह भी है कि अगर एनसीएलटी ने कोई डिसीजन दिया है किसी कंपनी से संबंधित मुद्दे पर, तो एनसीएलटी के डिसीजन को एनसीएलटी, ठीक है, वहाँ पर जाकर के, यानी कि जो अपील ट्रिब्यूनल है वहाँ पर जाकर के चैलेंज किया जा सकता है। यानी कि एनसीएलटी के द्वारा दिए गए निर्णय को 45 डेज के अंदर एनसीएलएटी, ठीक है, अपील्ड ट्रिब्यूनल, बाकी सब कुछ सेम है, केवल अपील्ड ट्रिब्यूनल है, वहाँ पर आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने की बात आ गई तो बायजूस ने जाकर के इसे एनसीएलएटी में अपील कर दिया। अपील करने के बाद अब उसने कहा कि भैया जो लिक्विडेशन के लिए एनसीएलटी ने कहा है, ठीक है, वो ठीक नहीं है, आपस में आप लोग समझौता कर लीजिए और समझौता करके इनका भुगतान कर दीजिए बीसीसीआई का। बायजूस ने इस बात को लेकर के सहमति जाहिर कर दी कि हाँ ठीक है, मैं भुगतान कर दूंगा, जो भी 158 के आसपास करोड़ बनता है मैं उसका भुगतान कर दूंगा। अब यहाँ पर समझौता तो हो गया किसके द्वारा, एनसीएलएटी, ठीक, लेकिन अब ये भुगतान कहाँ से करेंगे, इस बात को लेकर के मामला फंस गया। एक कंपनी है जो यूएसए बेस्ड कंपनी है, ग्लास ट्रस्ट उसको कहा जाता है। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड बनती है, ठीक है, तो उस बोर्ड में शेयरधारक होते हैं, ठीक, वही उस कंपनी को चलाते हैं। तो इसमें ग्लास ट्रस्ट जो था वो कुछ जो लैंडर्स थे, लैंडर्स का मतलब जो ऋण देने वाले कंपनी के संदर्भ में,
उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये जो देने के लिए वादा किए हैं ना, ये चोरी करके हमारा पैसा है और उसमें से ये देने के लिए वादा किए हैं। अब उन्होंने जाकर के अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने जो आदेश दिया है हम इनको नहीं मानेंगे, और नहीं मानने के संदर्भ में अब ये कहा गया है कि जब सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे, एनसीएलटी के खिलाफ जो अपील किया जा सकता है 45 डेज के अंदर, एनसीएलटी अपील्ड ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपील्ड ट्रिब्यूनल में अपील किया जा सकता है। इनके खिलाफ जो निर्णय दिया गया है 60 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस मामले को देखेगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो बायजूस है, बायजूस पर दिवालिया कार्रवाई शुरू हो सकती है, बैंकरप्ट की कार्रवाई शुरू हो सकती है, ये मामला बना है। तो पूरा मामला जो संक्षेप में था उसको मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए, समझौते का 158.9 करोड़ रुपए कंपनी के क्रेडिटर्स के पास जमा करना था। साथ ही ये भी कहा गया था कि बायजूस पर एक बार दिवालिया कार्रवाई शुरू हो सकती है। ठीक है, बायजूस रविंद्रन से फर्म का कंट्रोल भी छीना जा सकता है, ये न्यूज़ में है। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये सारी बातें जो कुछ भी मैंने आपसे बताया वही सारी बात, टाइमलाइन सब कुछ डेट के साथ दिया गया है। सारी बातें यहाँ पर जो आप लोगों को दिया गया है, इससे संबंधित इसका जो इतिहास कहता है वो क्या है, बैकग्राउंड आप कह सकते हैं। 2019 में बीसीसीआई और बायजूस के बीच डील हुआ। जून 2023 में ये डील टूट गई। 2019 में ये हुआ कि बायजूस ने बीसीसीआई के साथ 3 साल की जर्सी स्पॉन्सरशिप, ये जर्सी देख रहे हैं ना, जर्सी मतलब टी शर्ट ऐसे समझ लीजिए, स्पॉन्सरशिप डील साइन की थी। और इसके लिए ये कहा गया, तो जो एडटेक कंपनी है यानी कि बायजूस, ये 4.6 करोड़ एडटेक कंपनी भारत में आयोजित सभी मैच, जो भारत में जो आयोजित किए जाते हैं बायलैटरल, द्विपक्षीय, उन मैचों के लिए ये देगा। फिर ये कहा गया कि 1.56 करोड़ आईसीसी और एसीसी की ओर से आयोजित सभी इंटरनेशनल जो मैच हैं उनके लिए देने के लिए समझौता हो गया। फिर क्या हुआ कि जून 2023 की बात है, फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने बायजूस को स्पॉन्सर के तौर पर रिप्लेस कर दिया। यानी कि ये उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए, नहीं दिए जब इनको पैसा बीसीसीआई को, फिर इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने ये फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 इन्होंने अपना जर्सी दे दिया। अब ये भाई लोग ये जर्सी पहनने लगे। इनका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, और जब प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो दिखेगा वही बिकेगा। अब ये नहीं बिक रहे थे। फिर जब ये रिप्लेस कर दिए, फिर मामला बना कि भैया आपने जो समझौता किया था उस समझौते के अकॉर्डिंग आपको 1.158 करोड़ देना होगा। इसी बात को लेकर के समझौता हुआ था, और ये पूरा मामला है, पूरा इतिहास इसी से संबंधित है। ठीक है, एनसीएलए जो टी है यानी कि अपील ट्रिब्यूनल, इसके संदर्भ में ध्यान रखिए 2016 में ये प्रभावी हुआ था, और आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड के तहत ये किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे कि इसके खिलाफ जो अपील सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है वो 60 दिन के अंदर। तो पूरा मामला ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, पाम भुगतान तकनीक, टेंसेंट U2, ठीक है, टेंसेंट U2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब ने पाम भुगतान तकनीक, ठीक है, पाम अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, ठीक है, भुगतान तकनीक विकसित किया है। अब इसके तहत जो भुगतान किया जा रहा है, वर्तमान में यह तकनीक कहाँ पर उपलब्ध है, जो चीन के कुछ मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध है, और जो कुछ खुदरा दुकान हैं, जो रिटेलर हैं वहाँ पर उपलब्ध है, और कुछ रेस्तरां या होटल में आप कह सकते हैं ये उपलब्ध है। अब ये है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसे लॉन्च कब किया गया था? 2023 में बीजिंग यानी कि चीन में लॉन्च किया गया था।
एक बायोमेट्रिक पेमेंट तकनीक है और लेन देन को अधिकृत करने के लिए यानी शुरू करने के लिए हथेली की अनूठी विशेषता जो हथेली है, इसमें जो भी विशेषताएं हैं हर व्यक्ति की अलग अलग है, उसके आधार पर किया जा रहा है। किसी व्यक्ति के नस का पैटर्न क्या है, सतह की बनावट कैसी है, इसके आधार पर बायोमेट्रिक आधार पर पेमेंट हो जा रहा है। इसके लिए न तो आपको किसी कार्ड की ज़रूरत है और न ही आपको क्यूआर कोड स्कैन करने की आवश्यकता है, न ही आपको कार्ड ले जाना है, न पर्स ले जाना है। केवल आप ऐसे गए, ऐसे किया और उसके आधार पर पेमेंट हो जाएगा। सामान्यतः इसमें जो कार्य करने वाली तकनीक है, इंफ्रारेड सेंसर और कैमरों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि ये कैच कर सके, आपकी बनावट को आधार बना करके आपको पहचाना जा सके और फिर पेमेंट को प्रोसीड किया जा सके। हथेली को स्कैन करके उपयोगकर्ता भौतिक कार्ड या मोबाइल डिवाइस के बिना भी तीव्र गति से भुगतान कर सकता है। ये है पाम भुगतान तकनीक। लेकिन इस तकनीक की कुछ विशेषताओं के साथ साथ इसकी कुछ खामियां भी हैं। पहले विशेषताओं के बारे में, लाभ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, हथेली की पहचान के माध्यम से ही भुगतान हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय और दोहराना मुश्किल होगा, यानी कि आपके हाथ की बनावट, जो सतह की बनावट है, उसके आधार पर भुगतान होगा। तो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, जैसे फिंगरप्रिंट होता है उसके आधार पर हो सकता है। जैसे अमेजन वन प्रणाली हथेली को स्कैन करके भुगतान करता है। इनक्रिप्टेड है, यानी कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, बीच में कोई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इस डेटा को पढ़ नहीं सकता, तो ये सुरक्षित भी है, सुरक्षित रूप से संग्रहित भी है। धोखाधड़ी का जोखिम इसमें कम है। लाभ तो है, लेकिन लेन देन की जो तीव्र गति है, इससे तीव्र गति से लेन देन किया जा सकता है। खुदरा स्टोर या स्टेडियम जैसे व्यस्त जो परिसर हैं, वहां पर चेकआउट करने के संदर्भ में आपको कार्ड देने की आवश्यकता नहीं है, क्यूआर कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हाथ लगाया और मामला सेटल हो गया। वॉलमार्ट में भी कुछ स्थानों पर इस तरह से भुगतान किया जा रहा है। ग्राहक अनुभव और दक्षता भी बेहतर है, इस वजह से एडॉप्टेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन डिवाइस की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि आप कैसे भी करके आपको मोबाइल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। स्वच्छ विकल्प के रूप में कहा जा सकता है कि स्वच्छता के संबंध में ये महत्वपूर्ण है, महामारी को ध्यान में रखते हुए भी ये महत्वपूर्ण है। बिना संपर्क के किया जा सकता है। निर्बाध एकीकरण, उपयोगिता पाम भुगतान तकनीक को मौजूदा भुगतान बुनियादी ढांचे के रूप में एकीकृत कर सकता है, लेकिन खुदरा विक्रेता प्रतीक्षा समय में इससे कमी हो सकती है। जो ग्राहकों का अनुभव है वो बेहतर है, बेहतर और बनाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान क्या हैं। तो गोपनीयता संबंधी समस्याएं हैं, जैसे डेटा संग्रह को लेकर के, उपयोग निगरानी संबंधी जो मामले हैं उसको लेकर के। बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर निगरानी की जा सकती है, ट्रैक किया जा सकता है, आपको उपयोगकर्ता को हतोत्साहित करता है इन सभी मामलों में। कार्यान्वयन लागत की बात करें तो व्यवसायों को सुरक्षित आवश्यक तकनीक स्थापित करनी पड़ेगी और ये जो तकनीक है ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है। उच्च प्रारंभिक निवेश करना पड़ेगा, प्रारंभिक स्तर पर आपको ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। और स्वाभाविक सी बात है कि जो छोटे व्यवसाय हैं उनके लिए यह यूज़र फ्रेंडली नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं, उनके लिए ये लाभप्रद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। तकनीकी चुनौतियां यह भी हैं कि पर्यावरण संबंधी कारक के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। स्कैन पर प्रकाश या फिर गंदगी अगर हो गया तो ये स्कैन नहीं कर पाएगा, फिर समस्या हो सकती है पेमेंट में। असंगत परिणाम, अर्थात इससे जो उपभोक्ता हैं या उपयोगकर्ता, उसको लेकर के थोड़ा सा उनमें निराशा हो सकता है। पहुंच संबंधी समस्याएं भी हैं, जैसे दिव्यांग व्यक्ति हैं वो कैसे एक्सेस करेंगे। सीमित स्वीकृति, जैसे वर्तमान समय में पहुंच केवल चीन तक है, चीन के कुछ बड़े शहरों तक ही है, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नहीं है, तो इसको लेकर के भी बात की जा रही है। तो इससे संबंधित जितनी बातें थी उन बातों को देख लिया। इजराइल जो है एशियाई विकास बैंक का सदस्य बना है और ये जो एशियाई विकास बैंक है इनके सदस्यों की संख्या जो है 69 हो गई है, 69 हो गई है, सॉरी। अब इजराइल लगातार युद्ध में लगा हुआ है, स्वाभाविक सी बात है। और संरचना विकास को लेकर के सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में उसके सामने चुनौतियां हैं। भले ही वो युद्ध जीत रहा हो या जो कुछ भी स्थिति हो, वो एक अलग बात है। तो इजराइल एशियाई विकास बैंक का सदस्य बन गया है।
अब इनके सदस्यों की संख्या इतनी हो गई है। ये क्या करता है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है। कार्य क्या करता है, तो सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। कहाँ पर, तो सदस्य देशों को ऋण देता है। स्थापना 1966 में हुआ था। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ें। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, ड्राई मतलब पोर्ट समझ रहे हैं ना, जहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर होते हैं वहाँ पर रखे जाते हैं, लोड अनलोड किया जाता है। पोर्ट से सामान आपने जो शिप है उस पर लोड किया, फिर वो वहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जाता है। फिलहाल बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। स्थान कहाँ पर है, बिहार पटना, और पटना के पास एक बीहटा है, ठीक है, वहाँ पर इसका विस्तार अर्थात 30 एकड़ में बना हुआ है। सुविधाएं कौन कौन सी हैं, तो कंटेनर यार्ड, कोल्ड स्टोरेज भी यहाँ पर है, गोदाम है, रेलवे साइडिंग है, कार्गो हैंडलिंग है, आसानी से इस कार्य को किया जा सकता है। इसके अलावा ड्राई पोर्ट के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, भंडारण की सुविधा अच्छी होगी, सीमा शुल्क जैसी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो पाएंगी। कंप्यूटरीकृत कार्गो ट्रेडिंग यहाँ पर प्रणाली भी, ट्रैकिंग प्रणाली भी उपलब्ध है, जिससे यहाँ पर इस गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। पैकेजिंग और मल्टी मॉडल परिवहन सेवाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। बिहार के जो उत्पाद हैं उन उत्पादों का निर्यात इससे आसान हो सकता है, ठीक है। और ये कहा गया है कि जो ड्राई पोर्ट है एक ऐसा स्थान जहाँ पर पानी नहीं होता। सामान्यतः समुद्र के किनारे ये पोर्ट बनाए जाते हैं, यहाँ पर बनाया गया है ये ड्राई है यानी सूखा है, समुद्र के किनारे नहीं बनाया गया है। खाली कंटेनरों को स्टोर किया जा सकता है, माल की पैकिंग कर उसे बंदरगाह तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो इससे संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थी उन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम लोगों ने समझ लिया। आज के इस सेशन में इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।